चलिए, तो हम थे यहाँ पे कि पहला पॉइंट हम देख रहे थे, सम मैनेजर्स में नॉट डेलीगेट अथॉरिटी बिकॉज ऑफ देयर ल्योर फॉर अथॉरिटी, क्योंकि अथॉरिटी वो चाहते हैं कि अथॉरिटी उनके पास ही रहे, इसीलिए वो क्या करेंगे कि अपना जो अथॉरिटी है वो किसी को देना, पास ऑन करना वो अच्छा नहीं समझते। उनको लगता है अगर मैंने पास ऑन किया तो मेरा इन्फ्लुएंस जो है रिड्यूस हो जाएगा, मेरा जो सिक्का है, मेरा जो कंट्रोल चलता है वो ख़त्म हो जाएगा। तो वो चाहते हैं कि उनका प्रेजेंस हमेशा हो और सब ऑर्डिनेट्स उनसे हर काम पूछ के करें, तो इसीलिए वो डेलीगेशन नहीं करते। दूसरा है, सम मैनेजर्स फील दैट नन कैन डू द जॉब एज वेल दे कैन डू, कोई भी इस लायक नहीं है कि मेरे तरह अच्छा काम कर सके, इसीलिए क्या होता है कि वो मैनेजर्स जो हैं वो डेलीगेट नहीं करते। उनको लगता है कि इस तरह से डेलीगेट करेंगे और कल को गलती हो गई तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते ऐसा कोई भी गलती किसी के द्वारा। नेक्स्ट, व्हेन अ मैनेजर इज इनकॉम्पिटेंट, अगर मैनेजर इनकॉम्पिटेंट है, मैनेजर इनकॉम्पिटेंट है तो क्या होगा, वो क्या बोलेगा, अगर मान लो वो क्या अपनी जो गलतियां वो छुपा के रखना चाहता है, तो अगर कोई सबऑर्डिनेट उसका ही काम कर लेगा और उससे ज़्यादा अच्छे से काम कर लेगा या उसकी गलतियां सबके सामने ला देगा, इसलिए वो डेलीगेट नहीं करना चाहते। ठीक है, नेक्स्ट है, फ्यू मैनेजर्स आर इंक्लाइन टू एक्सेप्ट द रिस्क ऑफ रॉन्ग डिसीजंस, तो वो तुमने सेकंड पॉइंट में भी देख लिया कि जो मैनेजर्स हैं वो चाहते हैं कि भाई जो कोई भी रॉन्ग डिसीजंस ना हो पाए और इसीलिए वो डेलीगेट नहीं करते। नेक्स्ट है, मैनेजर में नॉट डेलीगेट अथॉरिटी बिकॉज ही फील्स दैट इज सबऑर्डिनेट्स आर नॉट कैपेबल, सबऑर्डिनेट्स जो हैं वो ही इनकैपेबल है, तो जब वो कैपेबल नहीं है, रिलायबल नहीं है, तो वो वैसे भी नहीं देगा। फिर अ मैनेजर इज नॉट लाइकली टू डेलीगेट अथॉरिटी व्हेन ही कैन नॉट इशू सुटेबल डायरेक्शंस, मतलब उसके पास कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं है, वो कंट्रोल नहीं कर पाता, या तो वो बोल नहीं पाता या कंट्रोल नहीं कर पाता, डायरेक्शंस नहीं दे पाता, इसलिए वो नहीं चाहता कि मैं डेलीगेट करूं। नेक्स्ट है, इफेक्टिव डेलीगेशन रिक्वायर्स एडिकेट कंट्रोल्स एंड अ मीन्स ऑफ knowing the proper use of authority. A manager will hesitate to delegate if he has no means to ensure कि वो उस तरह से अच्छे से कंट्रोल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा है ये सारे जो चीज़ें, जितने फैक्टर्स भी देखे, जितने पॉइंट्स भी देखे, ये सारे क्या थे, जो मैनेजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थे कि वो डेलीगेशन नहीं करना चाहते हैं। अब सबऑर्डिनेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं, सबऑर्डिनेट्स का क्या है, दे मे बी रिलक्टेंट टू एक्सेप्ट डेलीगेशन व्हेन दे लैक सेल्फ कॉन्फिडेंस, जब उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो वो नहीं चाहते ना कि और कोई उनको डेलीगेट करे, वो तो ये सोचेंगे कि हमको अवॉइड करना है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि जब सबऑर्डिनेट्स ऐसा सोचते हैं कि हमको जितना बोला जाएगा हम उतना ही करेंगे, ठीक है, हमें अथॉरिटी इसलिए एक्सेप्ट नहीं करनी क्योंकि अगर कल को गलती हो जाए तो इस डर से वो इनिशिएटिव लेते ही नहीं है, तो वो आगे बढ़ते ही नहीं है कि हाँ हमें भी कोई काम मिलना चाहिए। नेक्स्ट है, सबऑर्डिनेट हु इज़ अफ्रेड ऑफ कमिटिंग मिस्टेक्स, और वो नहीं चाहता कि बॉस उसको क्रिटिसाइज करे या दो शब्द बोल दे, तो वहाँ पर वो इसीलिए डेलीगेशन नहीं चाहता। व्हेन द सबऑर्डिनेट्स आर ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड, वो पहले से ही उनके पास काम बहुत है और वो नहीं चाहते कि उनको और काम मिले, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले, अगर ये चीज़ है तो वहाँ पर भी क्या होगा, डेलीगेशन पॉसिबल नहीं है। सबऑर्डिनेट्स आर लाइकली टू अवॉइड डेलीगेशन जब आपके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन, वर्किंग फैसिलिटीज़ और रिसोर्सेज नहीं है, तो भी वो बोलेंगे कि काम तो मिल जाएगा पर काम करके कैसे देंगे हम, तो अगर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, रिसोर्सेज होना चाहिए, तभी डेलीगेशन सही रहेगा। सबऑर्डिनेट्स में नॉट कम फॉरवर्ड, जब उनको कोई इंसेंटिव्स नहीं मिलेगा, मतलब एडिशनल काम के लिए एडिशनल रिवॉर्ड भी मिलना ज़रूरी है, तभी लोग मोटिवेट होते हैं काम करने के लिए। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स क्या थे, सबऑर्डिनेट्स के पॉइंट रिलेशन में थे कि वो लोग जो हैं वो डेलीगेशन नहीं चाहते। अब है इफ़ेक्टिव डेलीगेशन के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो ये 7 पॉइंट्स भी इन्होंने कवर किया है कि डेलीगेशन अगर आपको इफ़ेक्टिव बनाना है तो क्या क्या करना है। पहले आपको, जैसे प्रोसेस था ना, पहले प्रोसेस में हमने क्या देखा था कि भाई पहले डिटर्मिनेशन ऑफ रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड, तो वैसा का वैसे ही इसके अंदर है कि आपको पहले देखना है फंक्शनल डेफिनेशन, कि डेलीगेशन से पहले जो सुपीरियर है वो ये सोचेगा कि भाई मेरे को कौन कौन सी चीज़ें डेलीगेट करनी, कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से काम है जो मैं चाहता हूँ कि सबऑर्डिनेट्स करें।
ठीक है, कौन कौन से एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं, तो वो फंक्शनल डेफिनेशन के रूप में पहले आएगा। सेकेंड है आपका डेलीगेशन बाय रिजल्ट्स एक्सपेक्टेड, वही वाली बात आ गई, आप क्या क्या चाहते हैं कि आपके सबऑर्डिनेट्स क्या चीज़ करें आपके लिए, कैसे डिसाइड करोगे आप, तो उनका क्राइटेरिया फिक्स करने से पहले आप अथॉरिटी उतनी ही दे सकते हो जो हम चाहते हैं कि सबऑर्डिनेट्स काम करके दें, ठीक है। दिस विल इनेबल देम टू नो व्हाट स्टैंडर्ड देयर परफॉर्मेंस विल बी जज्ड। और दूसरी बात ये भी है कि जैसे हम बोलते हैं ना कि एक पर्टिकुलर काम मान लीजिए सुपीरियर ने सबऑर्डिनेट को दिया, 3-4 सबऑर्डिनेट्स को दिया, तो इनमें से कौन टाइमली, कॉस्ट इफेक्टिव और बेहतर तरीके से काम करेगा, तो वो क्या करेगा, स्टैंडर्ड्स रखेगा कि किसका काम ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस जो है वो जज किया जाएगा, तभी आप डेलीगेशन आगे दोगे। नेक्स्ट है पैरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। पैरिटी का मतलब मैंने हमेशा से आपको बताया बैलेंस। बैलेंस किसके बीच में होना चाहिए, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में। अगर आपके पास अथॉरिटी है, मान लीजिए आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है पर अथॉरिटी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है पर अथॉरिटी नहीं है, तो आप वैसे ही कुछ काम नहीं कर पाओगे बिना अथॉरिटी के, है ना। और मान लो अथॉरिटी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब्स में कई पहले होता था ना, गवर्नमेंट जॉब्स वो बाबू बैठते रहते थे, उनके पास अथॉरिटी तो रहती थी पर काम करने की इच्छा नहीं रहती थी, तो वो रिस्पॉन्सिबल अपने आप को समझते ही नहीं थे, तो वो उस तरीके से भी अगर हुआ तो फिर सब क्या करेंगे, कुछ भी इफेक्टिव नहीं है। तो इसीलिए हमेशा बोलते हैं अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए, साथ साथ चलने चाहिए। नेक्स्ट है एब्सोल्यूटनेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये तो हमने पहले भी ये पॉइंट देखा है कि जो अथॉरिटी है वो डेलीगेट होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट नहीं होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा एब्सोल्यूट रहती है, ठीक है। तो कोई भी मैनेजर अगर डेलीगेशन कर देता है तो उसके बाद भी उसकी जिम्मेदारी ख़त्म नहीं होती है, वो अकाउंटेबल रहता है। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ कमांड। इसका मतलब तो पता है हमको, वन मैन वन बॉस, एक आदमी के ऊपर एक ही बॉस होना चाहिए, ठीक है। तो यूनिटी ऑफ कमांड वो यही बोल रहा है कि अगर डेलीगेशन इफेक्टिव करना है तो वन मैन वन बॉस होना चाहिए। नेक्स्ट है वेल डिफाइंड लिमिट्स ऑफ अथॉरिटी। सारे अगर आप डेलीगेशन कर रहे हो ना तो सब ऑर्डिनेट्स को पक्के से पूरा पता होना चाहिए कि उनकी बॉर्डर कहाँ है, उनकी लिमिट्स कहाँ हैं, ठीक है। और ये कि यही लिमिट्स उसको भी पता होनी चाहिए, किसको, सुपीरियर को। दोनों तरफ से इस तरह से होना चाहिए कि भाई ऐसा नहीं होगा कि आप किसी और के अथॉरिटी के अंडर कोई और काम कर रहे हो। तो यहाँ पर क्या बोला, दिस विल अवॉइड ओवरलैपिंग ऑफ अथॉरिटी एंड विल अलाउ द सबऑर्डिनेट्स टू एक्सरसाइज इनिशिएटिव। तो उसको वो मैटर्स सुपीरियर को बताने चाहिए जिसमें कि उसकी अथॉरिटी नहीं है, जो उसके लिमिट के बाहर है। अब अथॉरिटी लेवल प्रिंसिपल, इसका मतलब क्या है, मैनेजर्स हर एक लेवल पर अपने जुरिस्डिक्शन तक ही अथॉरिटी डाल सकते हैं ना। जैसे परचेज डिपार्टमेंट है तो वो रॉ मटेरियल्स परचेज करने के हिसाब से ही करेगा, वो सेल्स डिपार्टमेंट में थोड़ी इंटरफेयर कर सकता है। तो उसकी अथॉरिटी कहाँ तक है, जो लेवल वो संभालता है, जिस भी डिपार्टमेंट में है बस वही संभाल सकता है। तो यहाँ पर अथॉरिटी लिमिटेड हो जाती है, ठीक है। तो हमने इस तरीके से डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी पढ़ लिया, अथॉरिटी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी ये हमने पढ़ लिया। तो इम्पोर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी कर लिए थे हमने, लाइन एंड स्टफ, डेलीगेशन स्पेसिफिक भी हो सकता है, ये सब हमने देख लिया था। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या, देखो सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि सारा डिसीजन मेकिंग एक ही पॉइंट पे आ गया है, मतलब सारा डिसीजन मेकिंग जो भी रिलेटेड है, पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स, प्रोग्राम्स, ये सारी चीज़ें कौन करेगा, सिर्फ एक बंदा करेगा या टॉप लेवल करेगा, ठीक है। बाकी और कहीं भी किसी को भी बोलने का फ्रीडम नहीं है, अथॉरिटी नहीं है कोई भी तरह के डिसीजन मेकिंग की, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन मतलब हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करते हैं पर कहाँ तक करते हैं, एक ही लेवल नहीं, जहाँ तक मैक्सिमम पॉसिबल है या फिर एकदम लोवेस्ट लेवल तक जाकर, ठीक है। तो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन अपोजिट टर्म्स है, दे रिफर टू द लोकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। सेंटर पॉइंट है तो सेंट्रलाइजेशन है, डिस्पर्स है तो डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन implies the concentration of authority at the top level of organization, while decentralization means dispersal of authority throughout the organization,
ठीक है, अब इसमें हम आगे चलते हैं, हमें डेफिनेशन तो नहीं करनी है। डिसेंट्रलाइजेशन रिफर्स टू द सिस्टमैटिक एफर्ट टू डेलीगेट टू द लोवेस्ट लेवल तक जब डेलीगेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन नहीं होता, डिसेंट्रलाइजेशन लास्ट तक लोअर लेवल तक होगा रूटीन कामों के हिसाब से, पर जो मेजर या कुछ एक क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं वहाँ पर थोड़ा पॉइंट ऑफ सेंट्रलाइजेशन चलता है। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्टिंक्शन बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो अभी हमने देखा था इसमें डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में, डेलीगेशन क्या होता है, एक ही लेवल तक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हो गया, सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप बन गया, बात खत्म, वो हो गया आपका डेलीगेशन। डिसेंट्रलाइजेशन में मैक्सिमम पॉसिबल और वाइडर तरीके से आप डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी पूरे ऑर्गेनाइजेशन में करते हो, उसको क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, तो आप देखो पहला पॉइंट क्या है, डेलीगेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिवोल्यूशन ऑफ अथॉरिटी, वेयर एज डिसेंट्रलाइजेशन तो एंड रिजल्ट है जो आप सिस्टमेटिकली अगर लोएस्ट लेवल तक करते हो तो पूरा एक डिसेंट्रलाइजेशन का स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है। ठीक है, डेलीगेशन कैन टेक प्लेस फ्रॉम वन इंडिविजुअल, एक सबऑर्डिनेट और एक सुपीरियर ही इन्वॉल्व है, बट डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, जहाँ तक पॉसिबल है वहाँ तक सारे लेवल्स पर ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। इन डेलीगेशन कंट्रोल रेस्ट एंटायरली विद द सुपीरियर, डेलीगेशन जब देते तो सुपीरियर तो तब भी ऑथराइज रहता है। डिसेंट्रलाइजेशन में अभी हमने देखा कि टॉप लेवल सिर्फ ओवरऑल कंट्रोल ही एक्सरसाइज करता है और डेलीगेट करता है अथॉरिटी फॉर डे टू डे कंट्रोल टू द डिपार्टमेंटल मैनेजर्स। ठीक है, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स को डे टू डे का दे दिया बट ओवरऑल कंट्रोल रखेगा डिसेंट्रलाइजेशन। Delegation is a must for management as subordinates must be given sufficient authority to perform their duties। क्या डेलीगेशन तो पता है नॉर्मली कोई छोटी सी दुकान होती है ना वो भी करता है, जो मालिक होता है वो अलग, वो होता है सुपीरियर, जो नौकर है वो सबऑर्डिनेट होता है। दुकान खोलना, थोड़े से क्लाइंट संभालना, ये उस सफाई मेंटेन करना, ये उसका काम कर वो डेलीगेट कर देता है ना। इसमें क्या करा हमने, डेलीगेशन जो है आप करते हो ताकि कि सबऑर्डिनेट्स अपनी ड्यूटीज अच्छे से कर सकें, पर डिसेंट्रलाइजेशन तो ऑप्शनल है। ये कब होता है, जब बहुत बड़ी कंपनी है जैसे रिलायंस है, टाटा है, तो आप हर जगह, ये अंबानी, मुकेश अंबानी नहीं भाग सकता है, रतन टाटा नहीं भाग सकते, तो क्या करेंगे कि वहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट्स जो हैं या अलग अलग हर एक कंपनी का CEO बना दिया, तो वो ही देखेगा और वो आपको रिपोर्ट करेगा। ठीक है, डेलीगेशन, ये इस पे क्वेश्चन आया था लास्ट टू लास्ट अटेम्प्ट में, डैश इज अ टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट बट डिसेंट्रलाइजेशन इज डैश एंड डैश, तो क्या आएगा, डेलीगेशन तो सिर्फ एक मैनेजमेंट का टेक्निक है, डिसेंट्रलाइजेशन टेक्निक के साथ साथ क्या है, फिलॉसफी भी है। ठीक है, टेक्निक के साथ साथ क्या है, फिलॉसफी भी है। अब डिसेंट्रलाइजेशन के एडवांटेजेस देख रहे हैं, क्या एडवांटेजेस है, अगर आपने काम सुपीरियर ने सबऑर्डिनेट को डेलीगेट कर दिया तो उसका टाइम बचा, वो इम्पॉर्टेंट मैटर्स में, की मैटर्स में ही अपना सारा टाइम देगा, तो सबसे पहला क्या है, रिलीफ टू टॉप एग्जीक्यूटिव्स। सेकंड, सबऑर्डिनेट को वो काम मिल गया, अब वो काम मिल गया तो वो अच्छे से करने की कोशिश करेगा कि मेरे को इतनी मुश्किल से, मतलब डेलीगेशन हुआ है तो ये काम मुझे अच्छे से करके देना है, तो उसको जॉब सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा और उसकी ग्रोथ भी होगी। ठीक है, थर्ड है क्विक डिसीजंस। क्विक डिसीजंस क्यों बोला, डिसेंट्रलाइजेशन में आपने क्या कर दिया, हर एक डिपार्टमेंट को थोड़ी सी ऑटोनॉमी दे दी, थोड़ी सी फ्रीडम दे दी। तो अगर मान लो अगर मशीनरी डिपार्टमेंट में या परचेज डिपार्टमेंट में कोई मशीनरी ख़राब हो गई तो उसको टॉप लेवल तक जाकर और पूछ के और आएंगे और उसके बाद अप्रूवल मिलेगा फिर इम्प्लीमेंट करेंगे, ऐसा नहीं होगा। जो परचेज मैनेजर है वो खुद भी ले सकता है डिसीजन कि भाई मेरे को कौन किससे रिपेयर कराना है या मेरे को ऑल टुगेदर नई मशीन लेनी है, तो वो सब चीज़ें हो सकती हैं, क्विक डिसीजन मेकिंग होता है। नेक्स्ट है ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन।
ग्रोथ क्यों होती है? क्योंकि नॉर्मली मैंने क्या बताया आपको, डिसेंट्रलाइजेशन कब होता है? जब हम उनकी बात कर रहे हैं कि बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं तो आप क्रिएटिविटी कर सकते हो, इनोवेशंस ला सकते हो। जैसे पतंजलि है, पतंजलि का बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं ना, मल्टी प्रोडक्ट्स हैं उसकी लाइन। तो अगर वो सब चीज़ें हैं तो आप इतना सारा संभाल नहीं सकते डिसेंट्रलाइजेशन, बट ऑफकोर्स आपने किया होगा। तो यहाँ पर आप जिस बंदे के पास जो भी काम आता है वो उसको सिर्फ उसी में टाइम देना है, तो यहाँ पर ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन दोनों हो जाते हैं। अगर एक ही बंदा सारे प्रोडक्ट्स हैंडल करेगा तो वो हैंडल नहीं कर पाएगा ना ढंग से। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट। एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट में मतलब क्या, सबऑर्डिनेट है, उसका डेवलपमेंट हो रहा है ना, काम करने को मिल रहा है, काम करेगा, सीखेगा, आगे उसकी ग्रोथ होगी, मोरल बढ़ेगा, मोटिवेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन क्या है, ज़्यादा इफेक्टिव कब होता है? जब स्पैन ऑफ मैनेजमेंट वाइडर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो डिसेंट्रलाइजेशन में क्या हो जाता है, हर एक मैनेजर के अंडर जो काम करने वाले लोग हैं वो काम करते हैं। तो यहाँ पर अगर आपके जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा ऐसा मतलब नीचे की तरफ फैला हुआ है, ना कि इस तरह से फैला हुआ है ना। अगर इस तरीके से फैला हुआ है ना ऊपर से नीचे, तो वो सेंट्रलाइजेशन का होता है। डिसेंट्रलाइजेशन में डिस्पर्सल होता है इसमें अपने हॉरिजॉन्टल तौर पे ज़्यादा, तो वहाँ पर आपके रिलेशनशिप्स अच्छे डेवलप हो सकते हैं, क्योंकि सारा काम सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स को ही संभालना है। तो एफिशिएंट सुपरविजन भी हो जाता है, कंट्रोल भी हो जाता है, ठीक है। अब हम इसके देख लेते हैं अब हम देखते हैं इसके थोड़े से डिसएडवांटेजेस डिसेंट्रलाइजेशन के। पहला एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव क्यों है? हर एक डिपार्टमेंटल मैनेजर को आपको अलग से एक पूरा एक स्ट्रक्चर बना के देना पड़ेगा, पूरा एक ऑफिस क्रिएट करना पड़ेगा। तो वो आपके फिजिकल फैसिलिटीज़ हो या ट्रेंड पर्सनल के रूप में हो, आपको क्या है बहुत सारा पैसा लगाना पड़ता है। और इस चक्कर में क्या होता है, डुप्लीकेशन भी होता है और अंडर यूटिलाइजेशन भी होता है। डिफ़िकल्टीज इन कोऑर्डिनेशन क्यों भाई? क्योंकि सारे डिपार्टमेंट सारे डिपार्टमेंट्स जो है वो अलग अलग काम कर रहे हैं। अब अलग अलग काम कर रहे हैं तो किसी को भी दूसरे का इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी इसलिए नहीं आ पाती क्योंकि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता। सारे डिपार्टमेंट्स को अपना अपना फ्रीडम पसंद है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन डिफ़िकल्ट है और इसीलिए लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी नहीं हो सकती। यूनिफॉर्मिटी का मतलब कैसे कि भाई आप जो है डिसेंट्रलाइजेशन में क्या करते हो, यूनिफॉर्म प्रोसीजर्स नहीं ला सकते, क्योंकि आप बोलोगे सारे डिपार्टमेंट्स ये इस तरह का प्रोसीजर करें तो सब अपना अपना लेकर खड़े हो जाएंगे कि हमारे पास ये पॉलिसी है, हम तो इसमें नहीं करने वाले। नेक्स्ट है नैरो प्रोडक्ट लाइंस। डिसेंट्रलाइजेशन तभी इफ़ेक्टिव है या सक्सेसफुल है जब बहुत सारी प्रोडक्ट लाइंस हो। अगर लिमिटेड प्रोडक्ट लाइंस हैं तो इतना इफेक्टिव एक्सपेंसिव जो स्ट्रक्चर है ये आप कैसे निकालोगे, उसका खर्चा कैसे निकालोगे? तो ये डिसेंट्रलाइजेशन तभी पॉसिबल है जब आपके बहुत सारे ऑटोनॉमस यूनिट्स हैं, तभी आप कर सकते हो। जो स्मॉल फर्म्स हैं उनके एक या दो प्रोडक्ट्स निकलते हैं तो वो इतना खर्चा ले ही नहीं सकते। नेक्स्ट है एक्सटर्नल कॉन्स्ट्रेंट्स, जैसे मार्केट में अगर अनसर्टेनिटी है या ट्रेड यूनियन मूवमेंट है या गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ज़्यादा है तो डिसेंट्रलाइजेशन पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी, ये डिसएडवांटेजेस है ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। आगे के क्लास में हम फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिसेंट्रलाइजेशन से स्टार्ट करेंगे और होपफुली शायद चैप्टर भी फिनिश कर दें।